जो ये महंगी दवाएं हैं इनसे आप निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सुझाव होगा कि जब भी आप फसल लगाते हैं तो लगाने के बाद आप अपने फसल की निगरानी रखें। तो उसके लिए भी पेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। आप अपने घरेलू स्तर पर एक टीन जो है ले लें और उस टीन पर येलो कलर का पेंट कर दें और पेंट करने के बाद उसके जो बाहरी सरफेस है उस पर कैस्टर ऑयल, ग्रीस या वैसलीन का एक लेप लगा दें और कम से कम 10 ट्रैप 1 हेक्टेयर में अगर आप फैला देते हैं तो जितने रस चूसक कीट हैं वो आकर उस पर जब चिपकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई हमारे खेत में रस चूसक कीट का आक्रमण हो गया है। कि आप अपने खेत को जो है खरपतवार से मुक्त रखें। और लीफ माइनर के केस में जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय कार्बोफ्यूरान या फोरेट आप कम से कम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है अगर अंतिम जुताई के समय डालते हैं और तैयार करते हैं तो आने वाले दिनों में जो है लीफ माइनर के अटैक से कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप दोनों कीटों का अगर सावधानी पूर्वक और शुरुआती ढंग से ही, शुरुआती अवस्था से ही अगर आप कंट्रोल में लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से आज जो आपके फसल में इस तरह की स्थिति बनी हुई है वो देखने को नहीं मिलेगी। फल उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व के सर्वाधिक फल उत्पादक राष्ट्रों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना तथा जलवायु विभिन्न तरह के फलों की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। अब बात यदि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की करें तो यहाँ विभिन्न मौसमों के अनुसार कई तरह के फलों की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है, जिसमें आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू वर्गीय फल, बेर, आंवला इत्यादि के बाग काफी देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी फलों में कई तरह की समस्याएं देखी जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से फलों के फटने जैसी समस्या फल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता पर खास विपरीत प्रभाव डालती है। वस्तुतः देखा जाए तो फलों के फटने की भी समस्या फलन की शुरुआती अवस्था से लेकर फलों के परिपक्व होने तक बनी रहती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिट्टी में नमी की कमी या अधिकता, पोषक तत्व न मिलना, वातावरणीय तापमान आदि। तो बागवान भाइयों, आपके बागों में यदि इस तरह की समस्या देखी जा रही है या फिर भविष्य में यह समस्या आपके बाग में आ ही नहीं तो इसके कारण व निवारण हेतु हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। तो सुनिए और लाभ उठाइए। फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि वे फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्तरों में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल तो केवल प्रारंभ के 4 सप्ताह फल सेट होने के उपरांत में ही गिर जाते हैं। शेष फल भी बाद में गिरते गिरते मात्र 0.1% 1000 फूल में एक फल ही परिपक्वता की स्थिति में पहुँच पाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे परागण क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों के पूर्ण विकास को प्राप्त न कर पाना भी एक प्रमुख कारण है। फलों को गिरने से बचाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे फल बैठ जाने के उपरांत बाग की नियमित सिंचाई की जानी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई हल्की सिंचाई होनी चाहिए। भारी सिंचाई का फल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलों का गिरना हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है। अतः यह पाया गया है कि यदि NAA नैप्थलीन एस्टिक एसिड की 20 ppm मात्रा 20 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल के साथ फल के मटर के दाने के आकार होने पर छिड़काव किया जाए तो फलों का गिरना रुक जाता है। अब ये बात करते हैं फल फटने का समय, कारण एवं प्रबंधन पर। विभिन्न फलों के फटने का क्रांतिक समय एवं कारण अलग अलग होता है, जो फल के पैतृक गुणों, वातावरण की दशा, बाग प्रबंधन के तरीके इत्यादि पर निर्भर करता है। सामान्य बाग प्रबंधन से उसमें आने वाली फल फटने की समस्या को विशेष प्रबंधन द्वारा कम या नियंत्रित किया जा सकता है। फल फटने के प्रमुख कारणों एवं उसके निराकरण का विवरण इस प्रकार है। वातावरण की दशा। बहुत से फल प्रजातियों में फल के विकास के समय वातावरण में शुष्कता एवं गर्म तेज हवाओं के चलने से मृदा में उपस्थित नमी जल्द सूख जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बगीचों की सिंचाई करनी पड़ती है। पूरी तरह सूखी मिट्टी में पानी देने से फलों में एकाएक पानी का संचरण होता है और उसमें एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो फलों के फटने का समस्या को उग्र कर देती है। इसके निराकरण के लिए बताए जा रहे उपाय लाभकारी पाए गए हैं।
बागों के उत्तरम पश्चिम दिशा में वायु अवरोधक पौधों की दोहरी कतार लगाना, मिट्टी को पूरा सूखने से पहले ही सिंचाई करना, अधिक गर्मी एवं शुष्क वातावरण की दशा में बाग में पानी का छिड़काव करना। दूसरा है हार्मोन का असंतुलन। फलों का विकास मुख्यतः ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन के कारण होता है, जिसका स्राव बीज में होता है। फल विकास के समय जब इस हार्मोन की मात्रा बीज एवं छिलके में कम तथा गूदे में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तब फल फटने लगते हैं। अतः इसके सही संतुलन के लिए बताए जा रहे कारगर उपाय पाए गए हैं। नींबू के फलों पर 10 ppm प्लानोफिक्स या जिब्रेलिक अम्ल का 3 छिड़काव फल लगने के समय, फल लगने के 20 दिन के बाद एवं फल पकने के 1 माह पूर्व करने से अच्छा नियंत्रण होता है। पोषक तत्वों का असंतुलन। फलों के विकसित होने में पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता, बोरान, तांबा, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज इत्यादि पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। अतः इनकी कमी या असंतुलन से फलों के फटने की समस्या आ जाती है, जिसे रोकने के लिए विभिन्न फल प्रजातियों में इनकी पर्याप्त मात्रा देना जरूरी होता है। इन तत्वों को उर्वरक के साथ मिट्टी में मिलाकर या पौधे पर पन्नी छिड़काव द्वारा किया जा सकता है। कुछ प्रमुख फलों में पोषक तत्वों की कमी से फल फटने की समस्या एवं निवारण इस प्रकार है। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। ग्रीष्मकाल में ली जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की खेती हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने सिंचाई की उपलब्धता होने पर मूंगफली की बुआई की होगी वह बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर होगी और इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कुछ ऐसी क्रियाओं जैसे कि सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक एवं पौध संरक्षण आदि को अमल में लाना आवश्यक होता है। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं करते हैं। फलस्वरूप खेत में खरपतवारों की अधिकता, कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप देखा जाता है, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान एक कृषक से संपर्क किया जिन्होंने मूंगफली की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। की जो मूंगफली की फसल है कैसे अच्छी पैदावार इसमें ले, ये मैं बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले इसमें फिर स्प्रिंकलर का जैसे हल्का हल्का पानी देते हैं और फिर उसमें कम से कम 25 दिन बाद इसमें गुड़ाई वगैरह करते हैं। अब आइए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन पर। प्रदेश के किसान भाई मूंगफली की खड़ी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है, क्योंकि मूंगफली की खड़ी फसल में नाइट्रोजनीय उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है तथा अन्य उर्वरक फास्फोरस तथा पोटाश बुआई के समय ही दे दिया जाता है, जो कि पर्याप्त होता है। फिर उसके बाद में 12-16 वगैरह डालते हैं। उसमें 25-30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डालते हैं। मट्टी चढ़ाती है उसमें डोरे से, हम लोग नूड्स आते हैं वो उसमें अच्छा आ जाती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ जाते और उसमें फलियां ज्यादा आई थी और उससे उत्पादन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में 10-12 दिन के अंतराल से स्प्रिंकलर से हल्की हल्की उसमें सिंचाई करते रहते हैं। फली में जैसे है तो इसमें रस चूसक कीड़ों का जैसे प्रादुर्भाव होता है, इसमें हम लोग रस चूसक कीड़ों के लिए इमिडाक्लोराइड का उपयोग इसमें करते हैं हम लोग। हाँ किसान भाइयों, आप जो मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है इसको आप ध्यान में रख के। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना।
मूंगफली की फसल में बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर और कौन कौन सी सस्य क्रियाओं को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ धनंजय कठल से। जिन किसान भाइयों ने आज हमारे ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल लगाई होगी, तो इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य है कि आपको अभी निदाई गुड़ाई का विशेष ध्यान देना है। निदाई गुड़ाई होने से भूमि में भुरभुरापन रहता है तो उसके पैग आसानी से अंदर चले जाते हैं और मूंगफलियां अच्छी बनती हैं। गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ आपको पानी की जो भी हो, पानी जमीन हल्की हो या भारी हो, जलमांग को देखते हुए पानी देना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और करूंगा कि उसमें आप मिट्टी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उसके जो पैग बनते हैं वो नीचे जमीन में जाते हैं। मिट्टी जब चढ़ेगी तभी हमारी मूंगफलियां नीचे जमीन में जाकर बनेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, 40 से 45 दिन बाद मूंगफली की फसल में कोई भी कर्षण क्रिया नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात हम करेंगे, इसमें कई प्रकार के कीड़े आते हैं जिसमें रस चूसक कीड़े भी रहते हैं। रस चूसक कीड़े यदि को देखने को मिलते हैं तो उसमें सबसे पहले नीम तेल का कम से कम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब स्प्रे करना चाहिए। नीम तेल का व्यवस्था नहीं हो पाती है तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम दवा जो होती है उसके 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका स्प्रे करना चाहिए। इसमें एक विशेष रोग भी आता है, टिक्का रोग। टिक्का रोग आपको देखने को मिलता है, पत्तियों धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं पीले कलर के, तो उस समय आप इसमें M45 करके दवाई आती है, उस दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली में सफेद लट कीट का प्रकोप भी देखने में आता है। इस कीट का प्रकोप फसल की शुरुआती अवस्था में होता है। यह कीट मूंगफली की जड़ों को काटकर नुकसान पहुंचाता है। इस कीट से प्रभावित पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफॉस की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर सिंचाई करते समय सिंचाई जल स्रोत के पास में दवा से भरे मटके या डब्बे को छेद करके रख देना चाहिए, जिससे दवा बूंद बूंद करके सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सह व्यवसायों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रगतिशील किसान भाई इन सह व्यवसायों को कुशलता पूर्वक कर भी रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं रेशम पालन के बारे में। किसान भाई इस सह व्यवसाय को अपना तो लेते हैं, परंतु उनको तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण उचित लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशम कीट के आहार के लिए मुख्यतः शहतूत की पत्तियों का प्रयोग होता है, अतः हमें आवश्यकता होती है कि कीटों के अवस्था के अनुसार पत्तियों को कैसे प्रयोग किया जाए और विभिन्न अवस्था के अनुरूप कितनी मात्रा में पत्तियों का प्रयोग किया जाए, जिससे अधिक रेशम उत्पादन मिल सके। अब बात आती है कि किस प्रकार हम रेशम कीट पालन में आहार प्रबंधन करें। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। चाकी रेशम कीट पालन केंद्रों से रेशम कीट प्राप्त करने के बाद आपको तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था, केवल 3 अवस्थाओं में अपना कीट पालन अपने घर पर करना होता है। तो जब आप चाकी केंद्रों से रेशम कीट ले जाते हैं, तृतीय अवस्था में शहतूत पत्ती पेड़ से कैसी तोड़ी जाए और फिर उस पत्ती को कितनी साइज में काट करके कीटों को दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों को हम यह बताना चाहेंगे कि रेशम कीट के लिए पत्ती ऊपर टहनी की प्रथम 4 पत्तियों को ही तोड़ करके घर में ले जाएं। उनका रखरखाव कायदे से किया जाना चाहिए। उन पत्तियों की नमी वो न सूखने पाए और उसको इस तरह से गीले टाट में ले जाकर के घर में रखना चाहिए। अब इस पत्तियों को किस तरह से काटा जाए, तृतीय अवस्था में रेशम कीटों को जब पत्ती देनी है तो कितने साइज में उसको काटा जाए। उस पत्ती को कम से कम 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच के आकार में पत्तियों को चौकोर साइज में काट करके देना चाहिए, ताकि कीट उसको आसानी से खा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कीटों को कितनी पत्ती दी जाए। आपकी एक ट्रे में कितने कीट हैं, उन कीटों को कितनी पत्ती दी जाए और दिन में और रात में कितनी बार पत्ती दी जाए। तो इसके लिए सीधी बात यह है, 4 बार 24 घंटे में 4 बार पत्ती दी जानी चाहिए। और जो 4 बार देनी है उसका समय इस तरह से निश्चित किया जाता है। फीडिंग जो देनी है कीटों को सुबह 6 बजे दी जाए, दूसरी फीडिंग 11 बजे दी जाए, तीसरा आहार कीटों को जो है वो 4 बजे दिया जाए और
चौथा और अंतिम 24 घंटे के अंदर जो आहार देना है वो रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में उनको दिया जाए। और इसके लिए कितना पत्ती दिया जाए यह भी एक महत्वपूर्ण है। अब यह देखना जरूरी है कि आपके पास एक ट्रे में कितने कीट हैं। अगर आप चाकी केंद्रों से रेशम ट्रे ले जा रहे हैं तो एक ट्रे में 25 DFLs कीट आपको मिले होंगे, और आपने अगर उसको अभी स्पेसिंग नहीं करा है तो आपके पास फुल ट्रे है, आप उसको बढ़ाएंगे तो 1 की 2 होगी, फिर 2 की 4 होगी और 4 ट्रे की 8 ट्रे होगी। तो तृतीय अवस्था में आपको 2 बार स्पेसिंग करना होता है। पहली बार स्पेसिंग आपने करेंगे तो जो 25 लेंगे की 1 ट्रे लाए थे उसको 2 ट्रे बनाएंगे, और फिर उसी में अगली दूसरी क्लीनिंग करेंगे, उसके 2 दिन बाद उसमें उसको 2 से फिर 4 कर देंगे। ये तृतीय अवस्था में हमारी 4 ट्रे हो जाएंगी। एक ट्रे में एक बार में हमको कम से कम 250 ग्राम पत्ती देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से एक ट्रे में 24 घंटे में 1 किलो के लगभग पत्ती का आहार दिया जाना चाहिए। तृतीय अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था में आप जब कीट प्रवेश करते हैं, अब चूंकि कीट बड़े हो गए हैं, अब उसको बहुत नरम पत्ती की आवश्यकता नहीं है, अब उसको आप थोड़ा सख्त पत्ती, जो भी पत्ती आपके पास उपलब्ध है वो आप उनको खिला सकते हैं। कीटों को चतुर्थ अवस्था में भी 4 बार पत्ती दी जानी है, जिस तरह से कि पहले तृतीय अवस्था में दे रहे थे, उसी प्रकार से चौथी अवस्था में भी 4 बार देना है। और अब पत्ती की मात्रा हम उसमें बढ़ा देते हैं, जहां हम 250 ग्राम प्रति ट्रे दे रहे थे उसको हम अब 300 ग्राम कर देंगे। इस प्रकार से एक ट्रे में 4 बार में जो है हम उसको 4 × 12 माने 1 किलो 200 ग्राम पत्ती 24 घंटे में एक ट्रे में हम पत्ती दें। आप 5वीं अवस्था में भी इसी तरह से देंगे, लेकिन उसमें पत्ती की मात्रा और बढ़ जाएगी। अब इसमें पत्ती कम से कम 300 ग्राम से बढ़ा करके आप 350 ग्राम करीब पत्ती उसमें आप प्रत्येक ट्रे में देंगे। और पत्ती का आकार जो काट करके दिया जाना है वो पत्ती को आप 2-2, 3-3 पीस करके और उन टुकड़ों को फिर उस तरह से उनको ताजी पत्ती कीटों को देना मुनासिब है। पत्ती देने से उसमें वो बिस्तर की मोटाई बढ़ेगी, उसमें नमी, पत्तियों में खुद ही नमी होती है, नमी होने से उसमें फफूंद आ जाती है। फिर जो रेशम कीट हैं वो जब पत्ती खाते हैं उसके बाद जो उनका मलमूत्र है भी उस पत्ती के साथ क्या है कि वो गंदगी, एक माहौल उसमें खराब होता है, जिससे कि विषाणु और जीवाणु पैदा हो जाते हैं, और वही बाद में रेशम कीटों में बीमारी का कारण बनता है, जिससे कि आपकी रेशम उत्पादन की फसल को भयानक क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हमको चाहिए तीसरी अवस्था में जब आप चाकी कीट यहाँ से ले जाते हैं उसके बाद एक सफाई करें, एक सफाई, उसके बाद फिर दूसरे दिन के बाद उसमें दूसरी सफाई करनी चाहिए। और चतुर्थ अवस्था में हर दूसरे दिन रेशम कीट पालन ट्रे का जो बेड है उसकी सफाई करनी चाहिए। पंचम अवस्था में प्रत्येक दिन उसका क्लीनिंग करना चाहिए। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है वह है ग्राम निम्बौद, जिला मंदसौर के मंगल गोस्वामी जी का। यह बकरी की अफ्रीकन बोर नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंगल गोस्वामी जी, इस नस्ल की विस्तृत जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। यह वैरायटी विशेषकर सघन प्रणाली में बकरी पालने, अर्थात अंग्रेजी में इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें बकरियों को घर में ही पालकर खिलाया जाता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है। किसान भाइयों, अफ्रीकन बोर प्रजाति मूलतः उत्पत्ति साउथ अफ्रीका की है। इस नस्ल का बकरा या बकरी सफेद रंग का होता है, जिसकी गर्दन या तो काले रंग की होगी या लाल गेहूं से रंग की होगी। यह प्रजाति मांस उत्पादक के लिए विश्व में प्रथम स्तर पर है। इस प्रजाति का बकरा 100% शुद्ध नस्ल का बकरा 1 वर्ष में लगभग 50 किलो का हो जाता है, और इसकी मादा लगभग 42 से 43 किलो की 1 वर्ष में वजन ले लेती है। इस प्रजाति का माथा चपटा, इसके सींग बड़े चपटे पीछे की ओर मुड़े हुए और कान चपटे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रजाति की मुख्य बात यह है कि इसका कद कम रहता है और इसका एब्डोमिनल साइज बहुत बड़ा रहता है, जिससे कि यह अधिक वजन लेता है। इसमें देसी नस्ल की तुलना में हड्डियों का वजन कम आता है
इसलिए इसमें मीट परसेंटेज ज्यादा होता है। किसान भाइयों, अफ्रीकन बोर प्रजाति की मुख्यतः 4 बातें हैं जो कि सघन प्रणाली में बकरी पालन को के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रथम, यह बीमार कम पड़ते हैं। द्वितीय, इनका जन्म भार अधिक होता है। तीसरा, यह वातावरण के परिवर्तन को सहन करने की ताकत होती है। और चौथा, ये कम से कम समय में अधिक से अधिक भार ले लेते हैं। अफ्रीकन बोर नस्ल का बकरा लगभग 6 महीने में अपने शरीर का अधिकांश भार ग्रहण कर लेता है, जो कि लगभग 100% अफ्रीकन बोर बच्चे में 25 से 30 किलो के बीच आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह कम समय में अधिक भार ग्रहण कर लेते हैं, उसका मूलतः कारण यह है कि इसका बच्चा जो पैदा होता है वह अधिक वजन का पैदा होता है। लगभग 2 से 2.5 किलो के बीच इसके बच्चे का जन्म भार आता है और 8 से 10 दिन के अंदर ही इसके बच्चे का रूमन हल्का हल्का डेवलप होने लगता है और ये बहुत ही जल्दी चारा ग्रहण करने लग जाते हैं। इस वजह से ये कम समय में अधिक भार ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही इनके अधिक भार ग्रहण करने का मुख्य कारण यह है कि इनका FCR, जिसे कि इंग्लिश में फीड कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, अर्थात खाए हुए चारे का अपने बॉडी के मेंटेनेंस में बदलने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसलिए ये जितना खाते हैं उसका लगभग 60 से 70% अपने बॉडी के मेंटेनेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये कम समय में अधिक भार ग्रहण कर लेते हैं। अफ्रीकन बोर की बकरियां एक साथ रहकर झुंड में खाना पसंद करती है और साथ में एक साथ फीडिंग करती हैं, जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अंत में मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसान भाई बकरी पालन शुरू करना चाहता है तो मेरी उससे यही सलाह है कि वह अफ्रीकन बोर नस्ल से ही फार्म की शुरुआत करे। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है अन्नदाता mp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। जिले को मिलेगी 24 घंटे बिजली। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ। वरिष्ठ नेता अरुण जेटली भी रहेंगे मौजूद। ग्वालियर में आहत पिता ने अपनी बेटी को सीएम के सामने पटका। खसरे का टीका लगवाने से विकलांग होने का लगाया आरोप। सीएम ने दिया मदद का भरोसा। मालेगांव विस्फोट मामले में संघ की भूमिका से जुड़े सवाल पर बौखलाए इंद्रेश। जवाब देने के बजाय मीडिया पर ही भड़के। पत्रकारों को बताया सरकारी एजेंट। ईटीवी की खबर से जागी मध्य प्रदेश सरकार। एथेंस में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी सीता साहू का सरकार करेगी सम्मान। मंत्री गोपाल भार्गव ने मानी गलती। और इंदौर में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कंपनी में चोरों ने बोला धावा। लाखों का सामान किया गायब। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। घटना के वक्त सो रहा था चौकीदार।
सुप्रभात मध्य प्रदेश, मैं हूं रजनी राय। चलिए सबसे पहले धार की बात करते हैं, क्योंकि धार के लिए आज बेहद खास दिन है। शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल ज्योति अभियान के तहत आज से धार का कायाकल्प हो जाएगा। अभियान के आगाज के साथ ही जिले में 24 घंटे बिजली बहाल होने लगेगी। अभियान के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंचेंगे और अटल ज्योति अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, धार विधायक नीना वर्मा सहित जिला स्तर के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने योजना के शुभारंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली और खेतों के अंदर 8 घंटे सिंचित बिजली के लिए एक ये फीडर सेपरेशन करके एक अभियान की शुरुआत करी और ये अभी करीब करीब पूर्णता की ओर है। प्रदेश के सभी जिलों में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत गांव के अंदर 24 घंटे बिजली और शहरों के अंदर तो आ ही रही है जहां आनी है। बाकी गांव के अंदर 24 घंटे बिजली और खेतों के अंदर 8 घंटे सतत बिजली सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। वहीं अब फूल, फल और सब्जी का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है और बेहतर क्वालिटी के फूलों के विदेश में निर्यात करने की योजना बना रही है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जल्द ही मध्य प्रदेश में फल, फूल और सब्जी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका किसानों को काफी फायदा मिलेगा। फूलों की फल, सब्जी और फूलों का कैसे ढंग से विकास हो, उसके मार्केटिंग की ढंग से व्यवस्था कैसे हो। अरे बहनों और भाइयों, मैं तो चाहता हूं अगर आप फूल पैदा करके वो फूल केवल हिंदुस्तान में नहीं, हवाई जहाजों धड़कन विदेश भी भिजवा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फूलों की और जरूरत है और इसलिए हमने फूल, फल और सब्जी बोर्ड बनाने का फैसला किया है बहनों और भाइयों, जिसमें हम अपने फल, फूल और सब्जी पैदा करने वाले जो हमारे साथी हैं उनको रखें। इनके विकास के लिए बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, इस बात का इंतजाम करने की कोशिश करें। और अगली खबर भी ग्वालियर से। यहाँ पर दुखों से आहत एक पिता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी 3 साल की बेटी को पटक दिया। मुरैना के अंबार निवासी ब्रजेंद्र राठौर का आरोप है कि बीते वर्ष 20 नवंबर को सरकारी अस्पताल में खसरे का टीका लगवाने से उसकी बेटी दोनों पैरों से विकलांग हो गई। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले ब्रजेंद्र ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। यही नहीं, उसने सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में भी चक्कर काटे, लेकिन कहीं से उसे कोई सहायता नहीं मिली। सीएम ने ब्रजेंद्र की बातें ध्यान से सुनी और उसे हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बच्ची दोनों पैर खराब हुए हैं, खसरे के टीके लगने से। बच्ची का राठौर अंबा से मुरैना जिला। अभी क्या था खसरे का टीका कब लगा? इसको 20/9/2011 को इसको बुखार आया था, तो पैरों में सूजन आ गई थी और उसके पैरों में घराव पड़ने लगा था। डॉक्टर साहब ने बोला इसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। आप देखिए बच्ची को सभा में छोड़ के भी भाग रहे थे, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे पास अब इसके इलाज के लिए और कुछ खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं हुए। बात सब इलाज में खर्च कर चुका हूँ मैं। सरकारी मदद कुछ मदद नहीं मिली। आवेदन सबको दे चुका, नरेंद्र सिंह जी को, विधायक को, कलेक्टर को, SDM को, सबको आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है इसका इलाज करवाने के फ्री इलाज होगा, जो भी कहाँ तक संभव होगा। हर संभव मदद, निःशुल्क उपचार, सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैंने ले जाके मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण परीक्षण और उपचार की व्यवस्था करें। क्या बीमारी क्या है? अब ये इनके दोनों पैर रह गए बच्चे के, वहाँ जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या था। भाजपा ने मिशन 2013 को फतह करने के लिए राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पार्टी की नजर 2 लाख से अधिक महिला वोटरों पर है। ये वो महिलाएं हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में चुनकर आई हैं। महिलाओं के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा महिला मोर्चा अगले महीने से जिला और मंडल स्तरों पर सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता वानखेड़े का कहना है कि वे जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगी। आगामी चुनाव के लिए पार्टी फोरम पर वे योग्य उम्मीदवारों को टिकट देने की पैरवी करेंगी। पूरा मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख बहनें हैं जनप्रतिनिधि चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। तो हम चाह रहे हैं कि उन बहनों के हम सम्मेलन करवाएं हर जिले में, जिला स्तरीय। फिर बाद में हम एक बड़ा प्रदेश का सम्मेलन करने वाले हैं।
तो वो सब जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस तरह की जो हमारी 4 कैटेगरी की बहनें हैं, तो इनको हम लाके और इनके साथ हमारी जो हम जिस बहन को भी इसका संयोजक